दोस्तों नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी होने वाले अध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने इन्वायरमेंटल सीटेट प्राइमरी 2018 का साल पेपर लेकर आया हूं। और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। ऑप्शन आपका दिया गया है वन यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। सेकंड, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन थर्ड, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। नंबर 4, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा उसका निशान हमको लगाना है। तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों का कम से कम समय लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं और इसका एक्सप्लेन भी कर दिया जाए आप लोग को कुछ समझाने के लिए, और जो सटीक होगा उसका एक्सप्लेन भी साथ में करते रहेंगे। विद्यालय में मिड डे मील योजना या कार्यक्रम ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वर्ष 1995 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। फर्स्ट ऑप्शन, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। सेकंड ऑप्शन, स्कूल बैग का कम वजन। थर्ड ऑप्शन, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम संख्या। ऑप्शन 4, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड, स्कूल बैग का कम वजन, ये राइट आंसर आपका होगा। इसका भी विस्तृत रूप देखते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य शिक्षण में पाठ्यक्रम व पुस्तकों में ऐसा समायोजन हो कि बच्चों को इसका दबाव महसूस न हो, और बैग कम रहेगा तो बच्चे आसानी से लेकर स्कूल आ जा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। जो कक्षा में बच्चे समूह में सीखते हैं इसका क्या उद्देश्य है, इसको देखना। ऑप्शन 1, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। सेकेंड ऑप्शन, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। ऑप्शन नंबर 4, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। यानी सभी बच्चे एक साथ कार्य करते रहें। तो इसका देख लेते हैं शॉर्ट में क्या दिया गया है। समूह में सीखने से बच्चों में वर्कलोड कम होता है क्योंकि सभी बच्चे एक साथ काम करते रहते हैं, और साथ ही वे सीखने के प्रति प्रेरित होते हैं जिससे बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। बाला का पूरा रूप क्या है, इसके रूप बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। सेकेंड ऑप्शन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। थर्ड ऑप्शन, अधिगम सहायता के रूप में ब्रेल। फोर्थ ऑप्शन, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका होगा 4 राइट आंसर हो जाएगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ये बाला का पूरा रूप जो होता है BALA पूरा रूप है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है। ये इसका जो हिंदी होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, और जो शॉर्ट होता है हिंदी होती है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। ऑप्शन 1, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन सेकेंड, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण।
ऑप्शन नंबर थर्ड, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ऑप्शन नंबर फोर, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। इस प्रकार वैकल्पिक ढांचा नवीन विचारों को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है, यह क्या एक है? तो ऑप्शन दिया गया अंधविश्वास से, मिथक है सेकंड, थर्ड वैज्ञानिक तथ्य है, ऑप्शन नंबर फोर रूढ़िबद्ध धारणा है। तो दोस्तों फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति है। तो ये मैप में देख करके दोस्तों आपको बताना होगा। जो बच्चे मैप सॉल्व करते होंगे उनको आसानी से यह क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एकदम ऊपर होता है और गोवा की स्थिति एकदम नीचे की तरफ होती है मैप में, जो इंडियन मैप होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखिएगा, ऑप्शन नंबर दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, सेकंड पूर्व और पश्चिम, थर्ड पश्चिम और पूर्व, और फोर्थ ऑप्शन उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो ऑप्शन वन दिया गया सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, ऑप्शन सेकंड सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है थर्ड लेकिन तापमान घटता है, ऑप्शन फोर सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। द्रव गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। जो द्रव होता है गैस में जो परिवर्तित होती है उसी को ही वाष्पीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है, किससे समझी जाती है उसकी जो क्षमता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट ग्राफिक कौशल, सेकंड दिशात्मक कौशल, थर्ड चित्रण कौशल, फोर्थ स्थितीय कौशल। तो दोस्तों थ्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, चित्रण कौशल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राष्ट्रीय प्राचार्य फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत प्राचार्य क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? एनसीएफ 1975, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका होगा फोर्थ, एनसीएफ 2000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? यह क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक पूछा जाता है झूम खेती आता है या स्थानांतरित खेती आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक सेट में पूछा जाता है ये। फर्स्ट ऑप्शन दक्षिण पूर्व क्षेत्र, सेकंड ऑप्शन उत्तर पूर्वी क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन दक्षिण क्षेत्र, फोर्थ ऑप्शन दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है स्थानांतरित खेती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें यानी असत्य कथन बताना है दोस्तों। ए ऑप्शन दिया गया बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। वी जो दूसरा ऑप्शन है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। थर्ड ऑप्शन यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। फोर्थ ऑप्शन जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरण प्रभाव हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वी, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। मैं आप लोग का कम समय लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं और इसको देखने का प्रयास करिएगा। कम से कम समय में मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो यह फर्स्ट जलवाष्प, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड मीथेन, फोर्थ ये सभी। तो दोस्तों ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा या फोर्थ सही होगा, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो इसमें बताना है क्यों नहीं होते हैं। इसका रीज़न क्या होगा, कारण क्या होगा। फर्स्ट, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। सेकेंड, ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ऑप्शन थर्ड, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ऑप्शन नंबर फोर, ठंडी रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए ये ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया क्लोरीन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकेंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन थ्री सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन फोर सल्फर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थ्री, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। इसका जो फार्मूला है इसका देख लेते हैं थोड़ा विस्तृत रूप क्या है। ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 गैस है। SO2 इस विषैली गैस की उत्पत्ति निकट अवस्थित मथुरा की जो रिफाइनरी फैक्ट्री है, तेल रिफाइनरी, वहाँ से इसके कारण यह जो होता है पीला हो रहा है इसका रंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है किले से संबंधित। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? पल्लव राजवंश ने। फर्स्ट, सेकंड चोल राजवंश, थर्ड चालुक्य राजवंश, फोर्थ काकतीय राजवंश। दोस्तों गोलकोंडा किला आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर होगा, काकतीय राजवंश ने इसको बनवाया था। और हैदराबाद में जो अवस्थित है गोलकोंडा किले का निर्माण काकतीय राजवंश ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 15 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन की वस्तु का द्रव्यमान क्या है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों पहला 12 ग्राम, दूसरा 18 ग्राम, तीसरा 45 ग्राम, चौथा 5 ग्राम। तो दोस्तों इसका जो ग्राम होगा फार्मूला होता है द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन होता है। इसका जो फार्मूला होता है जो पहले यूज किया जाता है, और जो फार्मूला दिया रहता है उसको रख देंगे। जैसे 15 ग्राम मिलीलीटर दिया गया है और 3 मिलीलीटर दिया गया है, तो इसका गुणा कर देंगे दोस्तों, 15 गुणे 3 कर देंगे और यह 45 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर थर्ड आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि और सदिश राशियाँ भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो पहला भार, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा संवेग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, यह आपकी अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है क्या कहलाती है? उसको क्या कहेंगे? दोस्तों उत्तल, दूसरा पारदर्शी, तीसरा पारभासी, चौथा पारदर्शी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अपारदर्शी होगा, क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई ना दे उसी को अपारदर्शी कहते हैं, और प्रकाश किरण गुजर भी नहीं सकती है उसमें से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? तो इस भार को निकालना है। पहला 10 न्यूटन, दूसरा 60 kg, तीसरा 10 kg और चौथा 60 न्यूटन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, सही होगा 10 kg। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? पहला 10 न्यूटन, दूसरा 60 kg, तीसरा 10 kg, चौथा 60 न्यूटन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा 10 kg। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो होता है चंद्रमा पर स्थित वस्तु के भार का 6 गुना होता है। और दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमारा मनोबल और बढ़ता है और अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। धन्यवाद।